वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस क्या किए थे कि रेजोनेंस इज ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स एंड ओवरलैपिंग ऑर्बिटल शुड बी इन प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक है, तो रेजोनेंस में ऑर्बिटल्स और उसका ओवरलैप किस तरीके से रेजोनेंस को डिफाइन करता है, ठीक है, ये सब डिस्कस कर रहे थे। टेट्राहेड्रल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है, पीजेड का ओवरलैप हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या उसको दिखाया जाए किस तरीके से डायग्राम वाइज, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस किए थे। तो कार्बोकटायन में रेजोनेंस, एल्कीन में रेजोनेंस, फ्री रेडिकल में रेजोनेंस या कार्बेनाइन में रेजोनेंस, जहाँ भी कंजुगेशन है, जहाँ रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, तो उसको ऑर्बिटल डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, ये चीज़ हम लोग डिस्कस करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, अच्छा, लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन हमने आपको दिया था, ठीक है, कि पिरिडीन की बात किया था। पिरिडीन में नाइट्रोजन पे लोन पेयर हमको क्या है, लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड है, क्योंकि कंजुगेशन की जो ट्रेडिशनल हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी थी कि भाई डबल बॉन्ड बगल वाले एटम पे लोन पेयर ऐसा दिख तो रहा है, तो क्या इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया जाए या क्या किया जाए, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन दिए थे, उसको हम डिस्कस करते। अच्छा, इससे पहले अगर हम बेंजीन की बात कर लें थोड़ा सा, ठीक है, और फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। बेंजीन की अगर बात करें तो बेंजीन में आपको कंजुगेशन दिख रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया ही था। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका किस प्रकार से हो गया था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका इस प्रकार से हो गया था। ये बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब इसको ध्यान से अगर समझा जाए, ठीक है, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp2 में हर px और py को सपोज हमने इन्वॉल्व कर दिया किसमें, हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट मान लिया। px और py क्या है, हाइब्रिडाइजेशन के पार्ट यहाँ हो गए। ठीक है, तो sp2 में हमने px और py को हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट मान लिया। तो ये आपका किस प्लेन में हो जाएगा, ये xy प्लेन में हो जाएगा। ये x हो गया, ये y हो गया, और आपकी तरफ क्या हो गया, z हो गया। तो ये xy प्लेन में पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। समझ में आ रही बात। तो इसमें पाई बॉन्ड कौन बना रहा होगा, तो पाई बॉन्ड जो बचा हुआ pz आपका पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो यहाँ आपका हाइड्रोजन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ आपका pz खाली है, यहाँ भी pz खाली है। तो pz खाली क्या है, pz क्या है, यहाँ प्योर ऑर्बिटल बचा हुआ है जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होने जा रहा है। पाई बॉन्ड इज फाउंड बाय प्योर ऑर्बिटल्स। तो pz का ओवरलैप हो रहा है, तो यहाँ आपका पाई बॉन्ड है, pz का ओवरलैप हो रहा है, यहाँ पाई बॉन्ड pz का ओवरलैप हो रहा है, यहाँ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। pz आप समझ रहे हैं, pz आपका क्या हो गया, एक लोब बाहर, एक लोब क्या है, अंदर की तरफ, एक लोब बाहर, एक लोब अंदर की तरफ। तो यहाँ ओवरलैप हो रहा है, आपका पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ भी वही चीज है। अच्छा, ये pz की अगर बात करें तो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इसका pz इसके pz के साथ ओवरलैप कर जाए तो डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे। वही चीज यहाँ है। तो pz का ओवरलैप इस प्रकार से भी हो सकता है, और इस pz का ओवरलैप ऐसे हो जाएगा, तो आपका ये वाला पाई बॉन्ड हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो रेजोनेटिंग नेचर ऑफ पाई बॉन्ड भी यहाँ से समझ में आ रहा है, और pz का आपका ओवरलैप भी दिख रहा है। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करने का, जैसे इसको 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा दिया जाए, तो एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, अच्छा फिर से समझिए, ये आपका प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो प्लेनर स्ट्रक्चर है तो आप xy प्लेन में बना सकते हैं, ठीक है, या बोर्ड के परपेंडिकुलर भी बनाया जा सकता है, बोर्ड के परपेंडिकुलर। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो बोर्ड के परपेंडिकुलर अगर बनाया हमने, ठीक है, तो बोर्ड के अगर मान लीजिए परपेंडिकुलर बनाया, फिर से वही बात, ठीक है, हमने इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाया, तो pz क्या है, बाहर की तरफ, हमने इसको बोर्ड के परपेंडिकुलर इमेजिन कर लिया, तो आधा अंदर है, आधा क्या है, बाहर है। pz हम ऐसे बना सकते हैं, अब सुविधा हमारे पास हो गई pz। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं मेरे ख्याल से। तो हमने इस प्रकार से प्योर p ऑर्बिटल्स की बात कर लिया। और ये आपका क्या हो गया, pz। ठीक है, और pz का ये ओवरलैप हो गया, इस प्रकार से ओवरलैप दिखा दिया। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी में आपका pz का ओवरलैप हो रहा है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, दूसरी पॉसिबिलिटी हो जाएगी, दूसरी पॉसिबिलिटी आपकी इस प्रकार से। ठीक है, तो जो भी आपका मॉलिक्यूलर प्लेन है उसके परपेंडिकुलर हम क्या बना रहे हैं, प्योर p ऑर्बिटल का प्लेन बना रहे हैं। ठीक है, तो दूसरी पॉसिबिलिटी में ये आपका इस प्रकार से ओवरलैप कर रहा है।
ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, डबल बॉन्ड, ये आपका डबल बॉन्ड, और इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रक्चर हो जाएगा, समझ में आ गई बात? ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो आपका जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अगर मान लीजिए यहां अगर देखा जाए तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, अगर ये आपका मॉलिक्यूलर प्लेन हो गया, ठीक है, बोर्ड के प्लेन में सभी एटम्स हैं, ठीक है, बोर्ड के प्लेन में सभी एटम है, तो पीजेड का ओवरलैप आगे की तरफ हो रहा है, इस पूरे स्ट्रक्चर के आगे की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगी, पीछे की तरफ। समझ में आ रही बात? तो फिर से समझिए कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ हम दिखा रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये जो आपका प्लेनर स्ट्रक्चर है, इस प्लेनर स्ट्रक्चर के आगे यहाँ की तरफ, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और क्या है, पीछे की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और अगर मान लीजिए हम इस बेंजीन को परपेंडिकुलर प्लेन में ऐसा इमेजिन करने की कोशिश करें, परपेंडिकुलर प्लेन में, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगी, ऊपर और नीचे, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एबव एंड बिलो है, ठीक है। तो जैसे भी इमेजिनेशन करिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनली ऑर्बिटल का ओवरलैप हो गया। आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस प्रकार से है, ये हमने आपको समझाने की कोशिश किया। ठीक है, अब पिरिडीन की अगर बात किया जाए, यहां भी सिचुएशन यही है, ठीक है, यहां आपका लोन पेयर है। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात किया जाए तो यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यहां हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक लोन पेयर और दो क्या है, सिग्मा बॉन्ड, एक तो पाई बॉन्ड है, ठीक है, तो एक लोन पेयर दो सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। अच्छा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हर जगह है, ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमको हर जगह दिख गया। अच्छा, एक चीज और समझने की कोशिश करिए, लोन पेयर की अगर बात करें तो लोन पेयर किसका पार्ट होता है, हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट होता है, या यूं कहें कि लोन पेयर किस प्लेन में होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल के, हाइब्रिड, ठीक है, अगर हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट है तो लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, प्योर पी ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं यहाँ, और लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट है, तो इसका मतलब हुआ ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा। ठीक है, तो अगर यहां हम कंसंट्रेट करें तो बेसिकली क्या हुआ, ठीक है, ये आपका लोन पेयर हो गया, ठीक है, और ये किस प्लेन में है, ये आपका बोर्ड के प्लेन में है, ये आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल लोब में है। समझ में आ रही बात? sp2 हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब हुआ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हुआ कि आपके पास तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिनका नाम क्या है, sp2 है, ठीक है, और ये लोन पेयर किस ऑर्बिटल में है, तो ये आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, ठीक है, और हमने हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व किसको किया, px और py को इन्वॉल्व किया, ठीक है, मतलब ये क्या है, कॉपी के प्लेन में भी, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कौन कर रहा है, pz, तो ये आपका pz हो गया, यहां भी आपका pz खाली होगा, ये आपका pz हो गया, pz हो गया, pz हो गया, और आपका pz हो गया। फिर से ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, इसका pz इसके pz के साथ ओवरलैप कर रहा है, इसका pz इसके pz के साथ ओवरलैप कर रहा है, प्योर पी ऑर्बिटल जो बॉन्ड फॉर्मेशन में, सॉरी, ऑर्बिट हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नहीं है। समझ में आ रही बात? तो ये आपका ओवरलैप हुआ है, तो यहाँ क्या बन गया है, आपका पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। अब सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या ये जो ऑर्बिटल है, ठीक है, तो ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल क्या ओवरलैप कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि ये जो लोन पेयर है, ये आपका, फिर से एक बार क्लियर करें, ये लोन पेयर कहाँ है, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर प्रेजेंट है, और ये लोन पेयर बेसिकली किस प्लेन में है, ये बोर्ड के प्लेन में है, क्योंकि यहाँ p ऑर्बिटल कौन से इन्वॉल्व हुए हैं, px और py। फिर से क्लियर करें, तो यहां आपका सिंपल सी बात क्या है कि भाई ये जो लोन पेयर है ये किस प्लेन में बैठा हुआ है, ये बोर्ड के प्लेन में बैठा हुआ है, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, और ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल px और py के कॉम्बिनेशन से बना है, इसका मतलब ये बोर्ड के प्लेन में है। और रेजोनेंस में यहां कौन इन्वॉल्व होने जाएगा, ठीक है, ये जो पाई बॉन्ड है ये pz से बन रहा है, तो क्या इसका pz इसके साथ ओवरलैप कर पाएगा? नहीं,
ठीक है, इसका पीजेड जब भी ओवरलैप करेगा इसके पीजेड के साथ ओवरलैप करेगा, इसके साथ ओवरलैप नहीं करेगा क्योंकि उन दोनों के प्लेन क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या बताया था कि भाई पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो ऑर्बिटल्स होने चाहिए या रेजोनेंस इज ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स को प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए यानी पैरेलल होना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब यानी फाइनली हमारा आंसर क्या हो गया कि ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। इट इज अ लोकलाइज्ड लोन पेयर। व्हाई इट इज अ लोकलाइज्ड लोन पेयर? बिकॉज लोन पेयर इज प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, और रेजोनेंस उसके परपेंडिकुलर प्लेन में हो रहा है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं लोन पेयर इज लोकलाइज्ड, लोन पेयर इज लोकलाइज्ड because it is present in sp2 hybrid orbital which is perpendicular to pz. Perpendicular to pz. So they are not in proper orientation to overlap. Orientation to overlap. मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ा जाए इसके। ठीक है, तो ये जो लोन पेयर ये जिस प्लेन में है और रेजोनेंस जिस प्लेन में हो रहा है, रेजोनेंस पीजेड का हो रहा है, तो पीजेड कभी भी इसके क्या होगा, पैरेलल नहीं होगा। ये अलग प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में बैठा हुआ है, जबकि रेजोनेंस परपेंडिकुलर प्लेन में हो रहा है, तो पीजेड से ही ओवरलैप करेगा जो उसके पैरेलल होगा। तो इसीलिए लोन पेयर यहाँ क्या है, लोकलाइज्ड है। ठीक है, तो इस रिजल्ट को आप लोग याद रखिएगा बढ़िया से। लोन पेयर इन pyridine इज लोकलाइज्ड। Lone pair in pyridine is localized। अच्छा, इसको याद करने का एक और तरीका होता है। ठीक है, जैसे इसमें अगर हम बनाएं फिर से, तो ये आपका लोन पेयर हो गया। ठीक है, डबल बॉन्ड कैसे भी बना लीजिए, ये आपका डबल बॉन्ड हो गया। तो यहाँ एक और सिस्टम क्या फॉलो कर लिया जाता है, आसान क्या होता है। ठीक है, आसानी से ये भी समझा जाता है कि जब साइक्लिक सिस्टम में डबल बॉन्ड कंजुगेशन में दिखे, तो यहाँ अगर लोन पेयर दिख रहा है, कोई भी एटम हो अगर यहाँ लोन पेयर है, तो वो रेजोनेंस का पार्ट नहीं होगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट वो नहीं करने जा रहा है। ठीक है, तो फिर से हम बता दें आसान तरीका इसका क्या हो गया, व्हेन पाई बॉन्ड आर इन कंजुगेशन। ठीक है, व्हेन पाई बॉन्ड आर इन कंजुगेशन इन साइक्लिक सिस्टम, देन दिस टाइप ऑफ लोन पेयर विल नॉट बी इन्वॉल्व्ड इन कंजुगेशन। या ऐसे बोला जाए कि जब डबल बॉन्ड का कंजुगेशन है, तो डबल बॉन्ड लोन पेयर का यहाँ रेजोनेंस नहीं होने जा रहा है। क्यों नहीं होने जा रहा है, उसको हमने समझा दिया कि भाई यही पैरेलल होंगे, इनके ऑर्बिटल्स पैरेलल होंगे जो कि ओवरलैप कर पाएंगे, जबकि ये क्या है, ये डिफरेंट प्लेन में पड़ा हुआ है। इट इज अ लोकलाइज्ड लोन पेयर। ठीक है, ठीक है, तो साइक्लिक सिस्टम में पाई बॉन्ड कंजुगेशन में, और पाई बॉन्ड यहाँ लोन पेयर भी अगर कंजुगेशन में है, तो आप इसको प्रेफरेंस देंगे, पाई बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, लोन पेयर लोकलाइज्ड हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ऐसा सिस्टम जहां भी आएगा। अब इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमको एक्चुअल बात पता है कि क्यों ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। हमने एक्चुअल चीज को समझा और उसी को दिमाग में बैठाए रखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब अगला एक सवाल हमने क्या दिया था, निगेटिव चार्ज की बात किया था। अब उसको भी हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ आपका निगेटिव चार्ज था। ठीक है, और हमने पूछा था ये निगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड। हालांकि देखिए हमको रेजोनेंस दिख रहा है, डबल बॉन्ड है, यहाँ निगेटिव चार्ज है, तो डबल बॉन्ड निगेटिव चार्ज है, तो आप क्या करिए, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कराइए, इसको इधर तोड़ लीजिए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लीजिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। लेकिन फिर से वही बात हम कहेंगे कि यहाँ अगर इसको समझा जाए, इसको ध्यान से,
तो यहाँ फिर से समझने की कोशिश करिए, यहाँ कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, मतलब कार्बन पे यहाँ क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। और यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, दो आपके सिग्मा बॉन्ड हो गए। अच्छा, कार्बन पे लोन पेयर कैसे, इसको समझ लीजिए। कार्बन के आउटर मोस्ट में क्या होता है, ठीक है, 4 होता है, निगेटिव चार्ज 5 हो गया, और इसने 3 बॉन्ड के फॉर्मेशन किया है, इसका मतलब क्या हो गया आपका 5 प्लस, ठीक है, और 5 प्लस 3 क्या हो गया, 8 हो गया। अच्छा, फिर से जरा समझा जाए, लोन पेयर की अगर बात करें तो कार्बन के आउटर मोस्ट में क्या होता है आपका 4 होता है, निगेटिव चार्ज आपका 5 हो गया, और 3 बॉन्ड हो गए, ठीक है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, इसका मतलब क्या हो गया आपका एक लोन पेयर इस पे बचा हुआ है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट में 4, निगेटिव चार्ज 5 और 3 बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, तो 3 गए, यानी एक लोन पेयर यहाँ आपको प्रेजेंट है, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज सिंगल और क्या है, एक लोन पेयर। अच्छा, यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, फिर से जरा समझा जाए तो एक लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो फिर से यहाँ बात वही है कि यहाँ जो निगेटिव चार्ज है ये आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, ठीक है, ये आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और यहाँ फिर से वही बात px py हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट है, और pz pz का ओवरलैप हो रहा है, pz 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 ओवरलैप करके पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो क्या इसका pz इस लोन पेयर के हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर पाएगा, या लोन पेयर जिस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है उसके साथ प्रॉपर ओरिएंटेशन में जा सकता है, नहीं, प्रॉपर ओरिएंटेशन में जाएगा नहीं, तो ओवरलैप नहीं होगा। तो इसका pz इसके pz के साथ ही ओवरलैप कर सकता है, और ये क्या है, बोर्ड के प्लेन में है, तो इसके साथ कोई रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी यहाँ नहीं दिख रही है। इसका मतलब फाइनली कंक्लूड किया जाए, इट इज लोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज, लोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज, इट इज नॉट पार्ट ऑफ डिलोकलाइजेशन। समझ में आ रही बात, ठीक है। अच्छा, यहां भी आप अपना कंसेप्ट लगा सकते हैं कि जब डबल बॉन्ड साइक्लिक सिस्टम में कंजुगेशन में है और डबल बॉन्ड निगेटिव चार्ज कंजुगेशन में है, तो डबल बॉन्ड का रेजोनेंस होगा, डबल बॉन्ड निगेटिव चार्ज का रेजोनेंस नहीं होगा। समझ में आ रही बात, आप इस टाइप का लॉजिक भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर से क्यों ये एक्चुअल में हो रहा है हमने आपको उसको समझाया, ठीक है, कि निगेटिव चार्ज हाइब्रिडाइजेशन, निगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट, और इसमें और पिरिडीन में बेसिकली कंसेप्ट वाइज कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि यहाँ निगेटिव चार्ज क्या है, लोकलाइज नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। लेकिन अप्लाई करते समय आप इस चीज को अगर याद रखेंगे तो तेजी से आप इसको अप्लाई कर ले जाएंगे कि डबल बॉन्ड का अगर कंजुगेशन में साइक्लिक सिस्टम में और डबल बॉन्ड निगेटिव चार्ज का यहाँ कंजुगेशन में है, तो आप डबल बॉन्ड को रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कराएंगे, ठीक है। और निगेटिव चार्ज यहाँ क्या हो गया आपका, लोकलाइज नेगेटिव चार्ज। लोकलाइज मतलब वो अपनी पोजीशन नहीं बदल सकता, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लीजिए, हाउ मेनी लोन पेयर्स, या ऐसे लिखा जाए, मार्क द लोकलाइज्ड, एल से मान लीजिए इंडिकेट कर दिया जाए, लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड lone pairs in the given compound. Mark the localized and delocalized lone pair in the given compound. ठीक है, देखा जाए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, एक बार आप कंसेप्ट समझ गए, ठीक है। तो ये आपका कंपाउंड भी इंपॉर्टेंट होता है, मिलेमाइन, MELAMINE, स्ट्रक्चर याद रखना चाहिए, ठीक है। तो लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर मार्क करिए।
ठीक है, ये आपका साइटोसिन, हो गया। अब यहाँ ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से साइक्लिक सिस्टम में एक बार ध्यान दीजिए। तो साइक्लिक सिस्टम में आपको यहाँ नाइट्रोजन पे लोन पेयर दिखेगा, यहाँ नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, यहाँ नाइट्रोजन पे आपका लोन पेयर है, और ये बाहर वाला लोन पेयर है, ठीक है। हमको बाहर लोन पेयर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ भी लोन पेयर दिख रहा है। तो बाहर तो कोई समस्या नहीं है, ये लोन पेयर आपका इसके साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब साइक्लिक सिस्टम में आप एक बार ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ जैसे आप रेजोनेंस बनाते थे वैसे रेजोनेंस बना देंगे, ठीक है। यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर रेजोनेंस करा के यहाँ लेते जाएंगे, फिर रेजोनेंस करा के यहाँ लेते जाएंगे। तो जैसे आप रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन कराते थे फिनॉल में, फिनॉक्साइड आयन में, एनिलीन में, वैसा ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये आपका लोन पेयर क्या हो जाएगा, आपका डीलोकलाइज लोन पेयर हो गया, ठीक है। तो ये भी डीलोकलाइज लोन पेयर हो जाएगा, ये भी आपका डीलोकलाइज लोन पेयर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ठीक है, इसको अगर हम हटा दें तो बाहर वाला लोन पेयर तो आपका क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज्ड हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ आप ऐसे भी बोल सकते हैं पाई बॉन्ड का कंजुगेशन में है, तो यहाँ लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट नहीं होगा, क्यों, दूसरे प्लेन में बैठा होगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो यहाँ आपका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट है, ये बोर्ड के प्लेन में इसका लोब होगा, ठीक है। जबकि रेजोनेंस क्या हो रहा है, पीजेड के बीच आपका रेजोनेंस हो रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, लोकलाइज लोन पेयर हो गया, ये आपका लोकलाइज लोन पेयर, ये आपका क्या हो गया, लोकलाइज लोन पेयर। तो 3 लोकलाइज्ड और 3 क्या है, डीलोकलाइज लोन पेयर। पहचानना बड़ा आसान है। यहाँ भी आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ अगर देखा जाए, बताइए, अच्छा यहाँ नाइट्रोजन पे अगर देखा जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज लोन पेयर हो जाएगा। कंजुगेशन की कंडीशन दिख रही है, ये आपका डीलोकलाइज लोन पेयर हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है, तो फिर से यहाँ समझने की कोशिश करिए। यहाँ आपका डबल बॉन्ड का कंजुगेशन में है, ये आपका क्या है, साइक्लिक सिस्टम में ये लोन पेयर प्रेजेंट है नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है। तो अगेन ये क्या हो जाएगा, आपका कंजुगेशन इसके बीच नहीं होगा, इसके और इसके बीच होगा, क्योंकि इनके लोब्स आपके प्रॉपर ओरिएंटेशन में होंगे, पीजेड ओवरलैप करेगा, ये आपका बोर्ड के प्लेन में। तो ये आपका लोकलाइज्ड हो गया, ध्यान समझिएगा भाई, ठीक है। अच्छा यहाँ का लोन पेयर आपका क्या होने जा रहा है, डीलोकलाइज लोन पेयर होने जा रहा है, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है। यहाँ का लोन पेयर, यहाँ देखिए डबल बॉन्ड और यहाँ लोन पेयर सिंपल कंजुगेशन है, डबल बॉन्ड लोन पेयर का कंजुगेशन आप रेजोनेंस कराइए, या यहाँ देखिए डबल बॉन्ड और लोन पेयर का कंजुगेशन आप इस प्रकार से रेजोनेंस में इसको पार्टिसिपेट करा सकते हैं, कोई समस्या इसमें नहीं होने जा रही, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली आप इसी को समझिएगा, डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है, ठीक है। या यहाँ देखिए डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है, तो डबल बॉन्ड लोन पेयर का कंजुगेशन यहाँ नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ आपका डबल बॉन्ड और लोन पेयर का सिंपली कंजुगेशन में, और कोई कंजुगेशन यहाँ दिख नहीं रहा। यहाँ का डबल बॉन्ड होता तब दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, डीलोकलाइज लोन पेयर है। समझ में आ गई बात। अच्छा कोई कहे कि सर ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है, इवन दो लोन पेयर, आउटर मोस्ट में 6 होता है, 2 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। यहाँ क्या है, ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है, लेकिन ऑक्सीजन का लोन पेयर तो यहाँ लोकलाइज्ड है ही, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के लोन पेयर का कोई कंजुगेशन है ही नहीं। ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये कंजुगेशन में नहीं है। समझ में आ रही बात। हम इस पे इतना इंफेसिस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसमें दिख रहा है कि भाई कंजुगेशन है, लेकिन ये एक्चुअल में कंजुगेशन है नहीं, क्यों, क्योंकि ये क्या है, डिफरेंट प्लेन में, लोन पेयर का प्लेन डिफरेंट है, जबकि रेजोनेंस डिफरेंट प्लेन में हो रहा है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इसी को समझा रहे इतनी देर से, बाकी ये तो आपको पहले से ही पता था कि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है यहाँ, ये कंजुगेशन का पार्ट नहीं है, तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो दोनों ही लोन पेयर यहाँ क्या है, लोकलाइज्ड है। ये पॉइंट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। डीलोकलाइज लोन पेयर, ये क्या है, लोकलाइज लोन पेयर, और ऑक्सीजन के लोन पेयर तो कंजुगेशन में भी नहीं है, तो ये आपके लोकलाइज लोन पेयर हो गए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, एडेनिन। इसमें लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर्स को मार्क करिए।
अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर्स हमने बनाए, मेलेमाइन, साइटोसिन, एडेनिन, इनको आप याद कर लीजिएगा। 12th के एनसीईआरटी में से स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो एक बार देखिए पिरिडीन, और पिरिडीन में आपने इसको बढ़िया से समझा, ऑर्बिटल डायग्राम समझा, सब कुछ समझ लिया। उसके बाद एप्लीकेशन तो एक लाइन का है। ठीक है, तो यहां अगर देखा जाए तो फिर से वही बात, डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है, तो इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लोकलाइज्ड हो गया। यहाँ कोई समस्या नहीं है, जैसे आप नॉर्मल रेजोनेंस बनाते थे वैसे बनाएंगे। तो ये आपका क्या है, डीलोकलाइज लोन पेयर हो गया। यहाँ भी देखिए डबल बॉन्ड का कंजुगेशन, तो ये लोन पेयर क्या है, रेजोनेंस का पार्ट नहीं होगा, इट इज लोकलाइज लोन पेयर। यहाँ भी सेम सिचुएशन है, डबल बॉन्ड का रेजोनेंस, तो ये लोन पेयर क्या है, इसके साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, डिफरेंट प्लेन। ठीक है, डीलोकलाइज्ड, सॉरी दिस इज लोकलाइज लोन पेयर। ये भी लोकलाइज्ड हो गया। यहाँ देखा जाए ये भी लोकलाइज्ड हो गया था। यहाँ कोई समस्या नहीं, ये आपका नॉर्मल रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने जा रहा है, इट इज अ डीलोकलाइज लोन पेयर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना भी सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ समझ में आ गया, डीलोकलाइज लोन पेयर, दिस इज लोकलाइज लोन पेयर, ये भी लोकलाइज लोन पेयर है, ये डीलोकलाइज और ये क्या है, लोकलाइज। इन दोनों में अंतर अगर आप समझ पा रहे हैं तो बेसिकली ये कंसेप्ट मेरे ख्याल से हो गया। ठीक है, तो पूरी बात हम लोग ने डिस्कस कर ली। आगे बढ़ा जाए, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा आप कर ले जाएंगे। ये 3 क्वेश्चन मेरे ख्याल से मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो रेजोनेंस की लगभग सभी बातें हो गई हम लोग की। अब हम लोग अगला एक इफेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में बहुत कुछ है नहीं, इसको डिफाइन कर लेते हैं। लिखिए, ब्रेकेज ऑफ पाई बॉन्ड on the approach of breakage of pi bond on the approach of attacking reagent is called electromeric effect, is called इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, किसी के आने पे कोई अटैक करने आ रहा है। ठीक है, अब कौन अटैक करता है, क्या होता है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, लेकिन किसी के आने पे अगर पाई बॉन्ड टूट जाए तो वो क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है। तो ब्रेकेज ऑफ पाई बॉन्ड ऑन द अप्रोच ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। टू टाइप्स। पहला होता है आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, या इसको प्लस ई बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपका प्लस आई माइनस आई, ठीक है, प्लस आर माइनस आर, या उसको प्लस एम माइनस एम। ठीक है, उसी प्रकार से प्लस ई माइनस ई भी डिफाइन किया जाता है। अच्छा, यहाँ डिफाइन करने का थोड़ा स्पेसिफिक तरीका होगा। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, तो इसको डिफाइन किया जाता है, बॉन्ड इज ब्रोकन टूवर्ड्स अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, जो अटैक कर रहा है उसकी तरफ बॉन्ड टूटेगा। तो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ठीक है, कोई अप्रोच कर रहा है, मान लीजिए E+। ठीक है, आगे चल के E+ को डिफाइन करेंगे, Br+, CH3+, H+। समझ में आ रही बात? ऐसा कुछ सिस्टम आपका अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अप्रोच करेगा। ठीक है, अच्छा, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, ऐसा हम सोच सकते हैं अभी के लिए। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझिए, ये बॉन्ड आपका इधर ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, और यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये E+ किससे अटैक कर जाएगा, ये आपका
ठीक है, जहाँ निगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है वहाँ आपका अटैक होगा, या इसके ये यहाँ अप्रोच कर रहा है तो ये बॉन्ड आपका ऐसे टूट रहा है, आप ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो फिर से समझिए E+ जिस कार्बन से अटैच होने जा रहा है, ठीक है, या जहाँ अटैक कर रहा है E+, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उधर ही चली जाएगी। ठीक है, तो बॉन्ड इज ब्रोकन टूवर्ड्स द अटैकिंग रिएजेंट। ये पॉइंट समझ में आया? ये E+ कहाँ अटैक कर रहा है? ये E+ अटैक कर रहा है इस कार्बन पे। ठीक है, और बॉन्ड भी इधर ही टूट रहा है, क्योंकि यहाँ निगेटिव आएगा तो आपका पॉजिटिव के साथ अटैचमेंट होने जा रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, यहाँ आपका क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ E हो गया और ऐसा हो गया। ये पॉइंट समझ में आया? आप इसको सिंप्लिसिटी के लिए इसको तोड़ भी सकते हैं, यहाँ तोड़ दिया, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, और निगेटिव और पॉजिटिव इसके पॉजिटिव को ज्वाइन कर दिया, वैसा सिचुएशन होगी। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तो ये अटैकिंग रिएजेंट, दिस इज अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है, बॉन्ड इज ब्रोकन टूवर्ड्स द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ब्रेक्स टूवर्ड्स द अटैकिंग रिएजेंट, दिस इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अच्छा, एक और चीज समझने की कोशिश करिए। ठीक है, ये तो E+ आ रहा है, मान लीजिए E+ जाए। ठीक है, फिर से समझिए E+ कैसे जाएगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ लीजिए। ठीक है, तो ऐसे तोड़ लिया तो ये किस फॉर्म में जाएगा, हेटेरोलिटिक क्लीवेज है, तो E+ हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और माइनस+ बॉन्ड बना लीजिएगा। तो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, दोबारा से उसी सिचुएशन पे आ गए, और प्लस आपका क्या हो गया, E+ हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर अटैकिंग रिएजेंट जो आ रहा है वो अगर चला जाए तो ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन जैसा पहले था वैसा ही रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को क्या बोला जाता है, इट इज अ टेम्पोररी इफेक्ट, बिकॉज एज सुन एज द अटैकिंग रिएजेंट डिपार्ट्स, अगर वो चला जाता है तो ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन इज रिस्टोर्ड। तो एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या हो गया इसका कि इट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इन जनरल की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज टेम्पोररी इफेक्ट, temporary effect because as soon as attacking reagent goes away या departs, attacking reagent departs, original electronic condition is restored, ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक। अभी तक जो आपने इफेक्ट्स पढ़े हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, ये सब परमानेंट इफेक्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन ये टेम्पोररी इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज टेम्पोररी इफेक्ट बिकॉज एज सुन एज द अटैकिंग रिएजेंट डिपार्ट्स ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन इज रिस्टोर्ड, कंडीशन इज रिस्टोर्ड, ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन इज रिस्टोर्ड। तो इट इज अ टेम्पोररी इफेक्ट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपको समझ में आ गया। अच्छा, ये सब रिएक्शन का पार्ट होता है, इसमें बहुत कुछ याद करने की जरूरत नहीं। आगे चल के किसी को आप अटैक कराएंगे तो बॉन्ड तो तोड़ेंगे ही, पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो पाई बॉन्ड का ब्रेकेज ही क्या है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है एट द अप्रोच ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ठीक है, यह -E इफेक्ट, -E इफेक्ट ये क्या है। तो इसी प्रकार से अगर इसको डिफाइन किया जाए, ठीक है, हम एक एग्जांपल बस लिख देते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड, मान लीजिए कार्बन ही रखा जाए, या ठीक है इस टाइप से अगर हम कर दिए तो प्लस आपका यहाँ E- या Nu- कर दिया, Nu- कर दिया है। ठीक है, Nu- कोई निगेटिवली चार्ज सिस्टम आ रहा है, ठीक है, या कोई आ रहा है जिसके पास क्या है, लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ऐसा कोई सिस्टम आ रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ सिचुएशन क्या हो जाएगी, आप इसको ऐसे समझिए, इसको अगर यहाँ अटैक करना है तो ये आपका बॉन्ड किधर टूटेगा, ये इधर टूटेगा, ऐसे टूटेगा। समझ में आ रही बात।
आप इसको समझिए, ये आपका ऐसे टूटा तो यहाँ क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव और निगेटिव को आप जोड़ देंगे। समझ में आ रही बात। NU माइनस बाद में डिफाइन किया जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, और E प्लस इलेक्ट्रोफाइल डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग सिंबल से ही काम चलाते हैं। NU माइनस तो निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में ऐसे सिस्टम को अप्रोच कराइएगा, NU माइनस या E माइनस कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ आ रहा है तो इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आपको अवे तोड़ना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का क्या है, रिपल्शन है। समझ में आ रही बात। ऐसे भी सोच सकते हैं, तो आपने इसको इधर तोड़ दिया तो यहाँ निगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, और पॉजिटिव पे इसको आपने अप्रोच कर दिया, यानी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अटैकिंग रिएजेंट से दूर भाग रही है क्योंकि उसके पास खुद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी पाई बॉन्ड ब्रेक्स अवे फ्रॉम द अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट जहां अटैक करेगा उससे दूर बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, तो आपका कुछ सिचुएशन ऐसा बन गया, यहां आपका निगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ क्या है, NU जुड़ गया। समझ में आ रही बात। ठीक है, और इसको अगर हटाएंगे तो ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन वापस से रिस्टोर हो जाएगी, प्लस आपका NU माइनस। ठीक है, तो इसको हटा देंगे तो फिर से ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन रिस्टोर होगी, यानी ये क्या है, टेम्पररी इफेक्ट है। तो मेरे ख्याल से आप डिफाइन कर लेंगे, डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। पाई बॉन्ड निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की डेफिनेशन क्या हो गई, पाई बॉन्ड ब्रेक्स away from the attacking reagent. Pi bond breaks away from the attacking reagent. अच्छा, इसमें सवाल क्या पूछे जाते हैं, सवाल बड़े सिंपल होते हैं। ठीक है, बस एक ही कंसेप्ट पे इस पे सवाल बनता है कि जहां भी पाई बॉन्ड होगा वहां इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा। पाई बॉन्ड होगा, कोई अटैक करेगा बाहर से, कोई अटैक कर रहा है और बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, तो compounds having, लिख लीजिए, compounds having pi bond will show, compounds having pi bond will show electromeric effect. Compounds having pi bond will show electromeric effect. Compounds having pi bond will show electromeric effect. एक क्वेश्चन कर लीजिए, which of the following compounds compounds will show electromeric effect? Which of the following compounds will show electromeric effect? देखा जाए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहां देखा जाए CH4, तो CH4 में क्या कोई पाई बॉन्ड कहीं है, नहीं, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं शो करेगा। CH3Cl भी वही सिचुएशन हो गया, कोई पाई बॉन्ड आपका नहीं है, तो कंपाउंड जहां आपका पाई बॉन्ड होगा वही आपके इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो करेंगे। HCHO आप इसको ओपन करेंगे तो ये बेसिकली क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है, तो बिल्कुल इसमें पाई बॉन्ड है और कोई अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड को टूटने की संभावना है। समझ में आ रही बात। तो ये आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। C2H6 ये सैचुरेटेड अल्केन्स हो गए, ठीक है। CH3 ये बेसिकली है, तो ये भी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपका नहीं शो करेगा। C2H4 ये आपका एल्कीन हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये आपका बिल्कुल शो करेगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और इसका स्ट्रक्चर भी आप बनाएंगे तो CH3
C डबल बॉन्ड H, तो ये भी आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, तो कंपाउंड्स हैविंग पाई बॉन्ड विल शो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं है, आसान सवाल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का डिस्कशन यहीं तक, इसमें और कोई सवाल की पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला इफेक्ट स्टडी करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। अच्छा, हाइपर कंजुगेशन में क्या है, पहले चीजों को पढ़ते रहेंगे। ठीक है, कुछ चीजें हम डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद कुछ बताने की कोशिश करेंगे। धीरे 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 काफी देर में थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर आपको हाइपर कंजुगेशन का आइडिया लगने लगेगा। ठीक है, तुरंत नहीं होगा। ठीक है, तो पहले कुछ चीजें हम लोग इसका बेसिस प्रिपेयर करते हैं, फिर समझते हैं, फिर एप्लीकेशन की बात करते हैं, और फिर हाइपर कंजुगेशन को धीरे धीरे समझा जाएगा। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे रेजोनेंस इंपॉर्टेंट है वैसे हाइपर कंजुगेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो समझा जाए इसको। तो रेजोनेंस इज, देखा जाए, it is delocalization of sigma electron cloud of an alkyl group in an sp3 sp2 कार्बन सिस्टम। ठीक है, तो पहले इस डेफिनेशन को याद कर लिया जाए। ठीक है, तो क्या हाइपर कंजुगेशन हमने डिफाइन किया, तो हाइपर कंजुगेशन इट इज डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन एल्किल ग्रुप। ठीक है, इन एन sp3 sp2 सिस्टम, sp3 sp2 कार्बन सिस्टम। ठीक है, तो sp3 sp2 कार्बन सिस्टम में जो एल्किल ग्रुप का सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उसी के डिलोकलाइजेशन को हम लोग हाइपर कंजुगेशन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो काफी कंसाइज करके हमने डिफाइन तो कर दिया, लेकिन अब इसको धीरे धीरे समझा जाएगा कि बेसिकली क्या है। ठीक है, तो इट इज delocalization of sigma electron cloud of an alkyl group in an sp3 sp2 कार्बन सिस्टम। जैसे जो हाइपर कंजुगेशन हम लोग को पढ़ना है, वो बेसिकली कहां पढ़ना है, उसका 3 एग्जांपल अगर हम बनाएं। ठीक है, जो ये sp3 sp2 सिस्टम हमने लिखा है, ठीक है, तो वो बेसिकली हम लोग को कहाँ मिलने जा रहा है, उसको अगर हम डिफाइन कर दें। ठीक है, तो पहला स्ट्रक्चर हमने क्या बनाया है, पहला स्ट्रक्चर आपका एल्कीन का है। एल्कीन एक जनरल एल्कीन हो सकती है। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन हो सकता है या कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या है, sp2, और इससे ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है इसी को हम एल्किल ग्रुप बोल रहे हैं। यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका, sp3। ठीक है, और इस कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन भी एक नाम दे दिया जाए, अभी अल्फा कार्बन भी डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, तो फिर से जरा देखा जाए, sp3 sp2 ये आपका सिस्टम है। ठीक है, यानी एल्कीन की बात हो रही थी। sp3 sp2 सिस्टम कहने का मतलब हम किसकी बात कर रहे थे हाइपर कंजुगेशन में, एल्कीन की बात कर रहे थे। ठीक है, तो एल्कीन में आपको ऐसा सिस्टम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका sp2 हो गया, ये आपका sp3 हो गया, और यहाँ ये CH बॉन्ड की बात कर रहे हो, यहाँ कुछ भी हो सकता है, HH भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा सिस्टम हमको चाहिए। या यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, ये आपका sp2 हो गया, यहाँ भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपका, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो ये भी आपका sp3 sp2 सिस्टम हो गया, और ऐसे सिस्टम को हम कार्बोकेटायन बोलते हैं। ठीक है, और इसको भी हम लोग अल्फा डिफाइन कर ले रहे हैं।
पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्टली अटैच ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, इसको हम लोग अल्फा कह दे रहे हैं या अल्फा कार्बन कह दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, फ्री रेडिकल है। और यहाँ भी आपको पता होना चाहिए कि फ्री रेडिकल में यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्यों? क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 4 और 3 बॉन्ड बना रहा है, तो आपका 4 3 7, एक ऑड इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो नंबर ऑफ लोन पेयर 0 है, ये तो ऑड इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर 0 और 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या है, sp3, और इसको भी हम लोग अल्फा डिफाइन कर दे रहे हैं। और ये आपका क्या हो गया, फ्री रेडिकल। ठीक है, तो इसका मतलब एक पॉइंट आपको हमने समझाने की कोशिश की, ये जो sp3 sp2 कार्बन सिस्टम है, बेसिकली हम लोग कहाँ पाने जा रहे हैं, ये हम लोग एल्कीन में मिलने जा रहा है, ये हम लोग को कार्बोकैटायन में मिलने जा रहा है, ये हम लोग को फ्री रेडिकल में मिलने जा रहा है। इसका मतलब इन्हीं तीनों में हम लोग हाइपर कंजुगेशन की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगला स्टेटमेंट लिखा जा सकता है, इसको बना लीजिए पहले। अगला स्टेटमेंट लिखा जा सकता है कि भाई हाइपर कंजुगेशन एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, मिटा दे इसको। अगला पॉइंट लिखिए, हाइपर कंजुगेशन explains the stability of alkene, carbocation एंड फ्री रेडिकल। एक एक करके इसको हम लोग समझेंगे, कैसे इसकी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर रहा है, क्या हाइपर कंजुगेशन है। ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशन एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल। अगला पॉइंट, हाइपर कंजुगेशन में इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, परमानेंट इफेक्ट कौन कौन से हो गए, इंडक्टिव हो गए, रेजोनेंस हो गया, और अभी हाइपर कंजुगेशन, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। और टेम्पररी इफेक्ट कौन सा हो गया, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशन एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, इट इज परमानेंट इफेक्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज बेकर-नाथन इफेक्ट, बेकर-नाथन इफेक्ट। और कई नाम है हाइपर कंजुगेशन के, और नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशन इन तीनों की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करता है, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज बेकर-नाथन इफेक्ट और नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, हेडिंग डालिए, अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन। हाइपर कंजुगेशन में हम लोग को अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत पड़ने जा रही है, या इन जनरल अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन का क्या मतलब हुआ, इसको समझा जाए। ठीक है, तो अल्फा कार्बन पहले डिफाइन करते हैं, कार्बन directly attached to functional group, कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल और अनसैचुरेटेड सिस्टम, और
अनसैचुरेटेड सिस्टम इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। ठीक है, तो अल्फा कार्बन को क्या डिफाइन किया? ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली अटैच हो किसके साथ? फंक्शनल ग्रुप के साथ, या आपका फ्री रेडिकल के साथ, या अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ, या कार्बोकैटायन के साथ, तो उसको हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? अल्फा कार्बन। ठीक है, उसी प्रकार से अल्फा हाइड्रोजन डिफाइन किया जाएगा। अच्छा, यहां एक और चीज, कार्बन डायरेक्टली अटैच टू, यहां एक कर लीजिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, फिर से इसको थोड़ा सा सुधारा जाए। अल्फा कार्बन को क्या डिफाइन किया जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन डायरेक्टली अटैच टू फंक्शनल ग्रुप, कार्बोकैटायन, ऑड इलेक्ट्रॉन और अनसैचुरेटेड सिस्टम, उसको हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? अल्फा कार्बन। तो यानी एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अल्फा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर हुआ? अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो अलग से भी ये पॉइंट लिख सकते थे, लेकिन इसी में क्लब करके लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू अल्फा कार्बन इज कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन अटैच टू अल्फा कार्बन is called as अल्फा हाइड्रोजन, is called as अल्फा हाइड्रोजन। तो मेरे ख्याल से अल्फा हाइड्रोजन आपको क्लियर हो गया। अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है। तो बेसिकली हम लोग को पहचानना क्या है? हम लोग को अल्फा कार्बन पहचान लेना है, तो अल्फा हाइड्रोजन तो हम लोग पहचान ही लेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करके समझा जाए इसको। बेसिकली क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन in the given compounds। Calculate total number of alpha hydrogen in the given compounds देखा जाए। जैसे इसको ओपन करिए आप, ठीक है, तो अभी शुरू में ओपन कर लेते हैं, बाद में बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ओपन करिए। ठीक है, ये आपका क्या है? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन, ये कार्बन हो गया, और इसका हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का क्या है? sp3। तो ये हमारा क्या हो गया? अल्फा कार्बन। समझ में आ रही बात? और अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं? 3। तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया आपका? 3। समझ में आ रही बात? यहां देखा जाए CH3NO2, तो ये आपका CH3 हो गया, यहां आपका NO2। अच्छा, NO2 यहाँ क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, यहाँ एक और चीज क्लियर करें। कोई कहे कि सर NO2 फंक्शनल ग्रुप तो होता नहीं, तो प्रीफिक्स में लिखते हैं। IUPAC में आपने पढ़ा है, फंक्शनल ग्रुप NO2 नहीं, ये प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ट्रीट करते थे सर, प्रीफिक्स में लिखा जाता था। वो तो IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात हो गई। समझ में आ रही बात? NO2 इज डेफिनेटली अ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ एटम्स विच डिफाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज। समझ में आ रही बात? तो बिल्कुल, अगर NO2 यहाँ है तो केमिकल प्रॉपर्टीज इस कंपाउंड की NO2 डिफाइन करेगा।
ठीक है। तो रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से NO2 बिल्कुल डेफिनेटली इट इज अ फंक्शनल ग्रुप। समझ में आ रही बात? हाँ, IUPAC ने लिखने की जगह अलग है इसकी, ठीक है। तो NO2 इज अ फंक्शनल ग्रुप, ये पॉइंट क्लियर हुआ है। NO2 इज अ फंक्शनल ग्रुप और इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन, ये अल्फा कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 है, तो बिल्कुल ये अल्फा कार्बन हो जाएगा। तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? 3। अल्फा हाइड्रोजन इसमें अल्फा कार्बन कितने? अल्फा कार्बन आपके 1 है। यहां देखा जाए तो यहां भी आपका क्या है? अच्छा, यहां फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा? ये तो दिख ही रहा है सीधे सीधे। यहां ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, C डबल बॉन्ड O, ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। और यहां हाइड्रोजन देखिए, और यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। ये पॉइंट समझ में आ गया? फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन, तो यहां आपके अल्फा कार्बन 2 है, लेफ्ट राइट दोनों में अल्फा कार्बन है, तो 2 अल्फा कार्बन और आपके अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन नहीं लिख रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए। यहां तक ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, इसके कार्बन को मत काउंट करिएगा, C डबल बॉन्ड O पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है। तो C डबल बॉन्ड O से डायरेक्टली अटैच कार्बन ये क्या है? अल्फा कार्बन, ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, ये भी आपका अल्फा कार्बन हो गया, ठीक है। और उस पर 2 हाइड्रोजन दोनों तरफ अटैच है, तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गई? 4 हो गई। देखा जाए, यहां देखिए, जैसे इसको अगर हम डिफाइन करें, ये आपका CH2 प्लस हो गया और यहां आपका क्या हो गया? CH3 हो गया। तो देखिए, हमने आपको बताया कि कार्बोकैटायन से डायरेक्टली अटैच कार्बन क्या होगा? अल्फा कार्बन होगा, ठीक है। तो कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन का पॉजिटिव पार्ट हो गया। कार्बोकैटायन से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, उसको कार्बोकैटायन बोलते हैं। कार्बोकैटायन से डायरेक्टली अटैच sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, अल्फा कार्बन, और अल्फा हाइड्रोजन हो गया। अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया आपका? तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें 3 हो गया। अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो यहां आपका 3 हो गया। इसको आप ओपन करेंगे नीचे वाले को, ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 9 हो गए। 3 यहां, 3 यहां, 3 यहां। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो कार्बोकैटायन से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन और टोटल अल्फा हाइड्रोजन 9 हो गए। तो इसका मतलब यहां देखा जाए तो यहां आपके पास क्या है? कार्बोकैटायन से डायरेक्टली कोई कार्बन अटैच नहीं है, तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? 0 हो गया। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो 0 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन एंड 9 अल्फा हाइड्रोजन। और देखा जाए देखा जाए, हाँ या समझ रहे हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, कार्बोकैटायन है, तो कार्बोकैटायन इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन क्या हो जाएगा? अल्फा कार्बन हो जाएगा। और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया आपका? 4 हो गया। समझ में आ रही बात? तो यहाँ आप डायरेक्ट बता सकते हैं, ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, यहाँ भी अल्फा कार्बन हो गया और नीचे भी अल्फा कार्बन हो गया, ठीक है। तो
तो अल्फा कार्बन मेरे ख्याल से आप पहचान लिए, ये आपका क्या है, अल्फा कार्बन है, और यहाँ भी आपका क्या है, अल्फा कार्बन है। ये पॉइंट समझ में आ गया। कार्बोकैटायन से डायरेक्टली अटैच कार्बन को हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है, कार्बन पे जहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, कार्बोकैटायन से डायरेक्टली, या यहाँ हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइज पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन को हम क्या बोल रहे हैं, अल्फा कार्बन। अल्फा हाइड्रोजन बताइए, तो यहाँ 3 बॉन्ड बन चुके हैं, 1 हाइड्रोजन, यहाँ एक ही बॉन्ड बना हुआ है 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 बॉन्ड बना हुआ है तो 2 हाइड्रोजन, तो 3 2 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हो गया। ये ठीक है। यहां देखा जाए अच्छा, इसको अगर आपको समझना है तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। यहां बेसिकली क्या है, CH2 डॉट, ठीक है, 3 बॉन्ड बने हुए, एक ऑड इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या हो चुका है, sp2, या सिंपली ऑड इलेक्ट्रॉन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है, तो यहाँ पे ये कार्बन अल्फा कार्बन, तो यहाँ जो हाइड्रोजन हो जाएगा ये आपका अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ये अल्फा कार्बन, यहाँ एक ही हाइड्रोजन होगा अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए आपके, 1 हो गया, एक अल्फा कार्बन एक ही अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखा जाए तो इस ऑड इलेक्ट्रॉन से डायरेक्टली अटैच कार्बन ऊपर भी है, इधर भी है, इधर भी है। अब वहाँ कितने हाइड्रोजन है ये काउंट कर लीजिए, तो 3 2 5 6 7, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, 7 हो गया। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में दिक्कत है तो ये आपकी समस्या है भाई, वो सब डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। तो यानी ऑड इलेक्ट्रॉन भी जहाँ है उससे आप डायरेक्टली अटैच कार्बन की बात कर सकते हैं और फिर हाइड्रोजन की बात कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी अगर हम बना के दिखाएं आपको, तो यहाँ आपका CH3 है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, ये आपका ऑड इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रही बात, तो ये आपका अल्फा कार्बन है, यहाँ भी आपका अल्फा कार्बन हो गया, ये भी आपका क्या है, अल्फा कार्बन है। समझ में आ रही बात, तो अल्फा हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन है, समझ में, ठीक है। तो ये आपका अल्फा हाइड्रोजन 7 हो गया। देखा जाए इसमें अगर हम डिफाइन करें तो जो आपका एल्कीन है, अनसैचुरेटेड सिस्टम, ठीक है, उसको आप ऐसे सर्किल कर दीजिए, तो इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इस कार्बन को डिफाइन करेंगे अल्फा कार्बन, और अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए आपके, 3 हो गए। यानी ऊपर वाले में अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, 0 हो गया, क्यों, क्योंकि उसमें अल्फा कार्बन नहीं है, ठीक है। जल्दी किया जाए, यहाँ देखा जाए ये आपका एल्कीन है, इसको आप सर्किल कर लीजिए दोनों कार्बन को शुरू में समझने के लिए। तो यानी ये अल्फा कार्बन और ये क्या है, अल्फा कार्बन, यानी अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। इसमें देखा जाए, इसमें अल्फा कार्बन पहले देखिए, ये आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो गया, तो यहाँ आपका अल्फा कार्बन, इधर अल्फा कार्बन, इधर अल्फा कार्बन, इधर अल्फा कार्बन, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन 2 2 4 2 6 और 6 3 9 हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन इक्वल्स टू 9, ठीक है। ये सब समझ में आना चाहिए एग्जाम्पल। अब यहाँ देखिए 2 डबल बॉन्ड, तो यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको आपने सर्किल कर दिया, इसको भी सर्किल कर दिया, ठीक है।
तो यहाँ देखा जाए डबल बॉन्ड कि कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन, तो यहाँ ये आपका क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ अल्फा कार्बन हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर भी क्या हो गया आपका, अल्फा कार्बन हो गया, नो डाउट। और इसके लिए डबल बॉन्ड और यहाँ कार्बन, ये भी आपका क्या हो गया, अल्फा कार्बन हो गया। समझ में आ रही बात? अच्छा एक बात समझने की कोशिश करिए, ये जो अल्फा कार्बन है ये इसके लिए भी अल्फा कार्बन है और इसके लिए भी अल्फा कार्बन है, समझ में आ रही, दोनों के अल्फा पोजीशन पे है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के ये भी अल्फा कार्बन इसके लिए, ये भी आपका अल्फा कार्बन इसके लिए, दोनों के लिए कॉमन हो गया। और यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 4 और 4 3 7 हो जाएगा। अल्फा हाइड्रोजन क्या है, 7 है। यहाँ देखा जाए इस एग्जाम्पल से मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। अच्छा इसको अगर हम इस टाइप से भी बना दें, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, P वाला एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, ठीक है। तो यहाँ एक चीज समझने की कोशिश करिएगा, ये आपका ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का तो सिस्टम हमको दिख गया है, इसको हमने सर्किल भी कर लिया। इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन, क्या ये अल्फा कार्बन होगा? नहीं, ये अल्फा कार्बन नहीं है, क्योंकि यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और अल्फा कार्बन के लिए एक शर्त क्या है कि उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो न ये अल्फा कार्बन है, न इस डबल बॉन्ड के लिए ये अल्फा कार्बन है, क्योंकि दोनों में ही कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। यानी यहाँ अल्फा हाइड्रोजन की अगर बात किया जाए तो अल्फा हाइड्रोजन क्या है, 0 है, क्योंकि यहाँ अल्फा कार्बन नहीं है। फिर से एक बार क्लियर करें, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच कार्बन ये है, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच कार्बन, लेकिन ये अल्फा कार्बन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपका, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। हमको क्या चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। ठीक है, देखिए हम लोग हाइपर कंजुगेशन की बात कर रहे थे और अचानक से हाइपर कंजुगेशन को डिफाइन करने के बाद हम लोग अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन की बात करने लगे, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको समझ लेंगे और फिर दोबारा हाइपर कंजुगेशन पे आएंगे और फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे कि भाई अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन की बात क्यों कर रहे हैं हाइपर कंजुगेशन में, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको मिलेंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन काफी इंपॉर्टेंट है और उसको धीरे धीरे करके ही हम लोग समझा जाएगा। ये वाला एग्जाम्पल देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ भी मेरे ख्याल से समझने में कोई दिक्कत नहीं। डबल बॉन्ड, क्या ये अल्फा कार्बन है? नहीं, हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 हो चुका है। डबल बॉन्ड, ये आपका अल्फा कार्बन, ये आपका अल्फा कार्बन डिफाइन हो जाएगा। यहाँ भी अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, तो 3 3 6 3 9, अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 9 हो गए। समझ में आ रही बात? ठीक है, या हम इसको ऐसे बनाएं, ऐसे बना दें, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में आप ऐसे नहीं, इसको आप क्या करेंगे, ओपन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ ये बोल सकते हैं कि ये आपका बेसिकली स्ट्रक्चर का नाम क्या है, टोलीन। और यहाँ अगर आपसे कोई अल्फा हाइड्रोजन की बात करे तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? तो सिंपल सी बात यह है कि बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाएगा। या अगर बेंजीन रिंग से नहीं कहना है तो आप सिंपली इसको अगर ओपन करेंगे तो आपको डबल बॉन्ड दिख जाएगा। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन डिफाइन कर रहे हैं, सॉरी अल्फा कार्बन डिफाइन कर रहे हैं। फिर से समझिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन, ये क्या है आपका अल्फा कार्बन। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 हो गए। या इन शॉर्ट बोल दिया जाता है कि बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है, एक ही बात है, ठीक है। क्योंकि बेंजीन को ओपन करेंगे तो उसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का सिस्टम आपको मिल जाएगा। तो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन को भी आप डिफाइन कर दीजिए क्या, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक है। तो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अल्फा कार्बन सीधे सीधे बोल दीजिए। तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया इसमें, 3 हो गया, ठीक है। जैसे इस प्रकार से हम लिख दें CCH3 होल थ्राइस, ठीक है। तो इसको आप ओपन करेंगे तो ओपन करेंगे तो इस प्रकार से CH3 यहाँ आपका CH3, ठीक है।
तो ये आपका बेंजीन हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो गया, इसको हम अल्फा कार्बन डिफाइन कर दे रहे हैं। अल्फा कार्बन तो आपका कितना है 1 है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन कितना है 0 है, क्योंकि उस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं। इसको मत काउंट करिएगा 3 3 6 3 9, अरे ये अल्फा कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 अल्फा कार्बन, लेकिन इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो देर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, दो देर इज अल्फा कार्बन। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल समझिएगा। ठीक है, तो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन को भी हम लोग सीधे सीधे डिफाइन कर दे रहे हैं अल्फा कार्बन। देखा जाए, यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो ये बेंजीन हो गया, बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ देखिए बेंजीन, बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। अच्छा, इस एल्कीन के लिए, इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लिए भी ये अल्फा कार्बन है, और इसके लिए क्या है नीचे ये भी अल्फा कार्बन है। समझ में आ रही बात? यहाँ भी अनसैचुरेटेड सिस्टम है, आपको ऐसे ना समझ में आए तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका अल्फा कार्बन इस बेंजीन के हिसाब से इस डबल बॉन्ड के लिए कॉमन हो गया, ये भी आपका अल्फा कार्बन ये बेंजीन के लिए हो गया, और डबल बॉन्ड के ये आपका अल्फा कार्बन हो गया। ठीक है, तो सभी यहाँ क्या है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, सभी अल्फा कार्बन हो गए। ठीक है, और अल्फा हाइड्रोजन तब कितना हो जाएगा 2 2 4 2 6, अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, यानी एक पॉइंट क्लियर हो गया कि फंक्शनल ग्रुप, कार्बोकैटायन या फ्री रेडिकल, ठीक है, या आपका अनसैचुरेटेड सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन को हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं अल्फा कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जो डायरेक्टली अटैच है उसको अल्फा कार्बन, और उससे डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशन को हमने डिफाइन किया, उसके बाद हम लोगों ने इट इज अ परमानेंट इफेक्ट ये समझने की कोशिश की, और ये कहाँ पे पढ़ा जाता है, कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल और एल्कीन में पढ़ा जाता है, और उसके बाद अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन की बात किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एल्कीन में किस प्रकार से हाइपर कंजुगेशन को स्टडी किया जाए, फिर कार्बोकैटायन, फिर आपका फ्री रेडिकल की बात किया जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्लास और हो जाएगा तो हम लोग हाइपर कंजुगेशन के जो सवाल हैं उसको हम लोग कर ले जाएंगे। तो मेरे ख्याल से रेजोनेंस के जितने क्वेश्चन है वो अब तक आप लोग अटेम्प्ट कर चुके होंगे और उसको कर भी चुके होंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू।